हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 जिसका तीसरा सवाल अवाज गुणनखंड विधि द्वारा मैसे व लैसे ज्ञात करना। देखो बच्चों, इसमें आपका पहला सवाल है 15, 12 और 21 का क्या ज्ञात करना, लैसे व मैसे ज्ञात करना। बेटा देखो, पहले हम 12 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3। उसी प्रकार 15 का करेंगे 3 × 5 और 21 का करेंगे बेटा 3 × 7। अब बेटा इसके अंदर हमको मैसे व लैसे ज्ञात करना है, तो बेटा मैसे क्या हो जाएगा इसका, मैसे हो जाएगा इसका बेटा जो कॉमन होगा वो मैसे हो जाएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो मैसे कितना हो गया 3। और लैसे क्या होगा बेटा, लैसे होगा जो आपके कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। तो बेटा इसके अंदर देखो बेटा 2 तो आ गए हमारे पास, 2 और 1 आ गया 3, 5 और 7। तो बेटा हम तीनों को क्या करेंगे, सबको काउंट कर लेंगे, यानी सबको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी का 4, 3 12, 12 5 60, 6 7 42। तो हमारा लैसे कितना हो जाएगा 420। देखो बेटा अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, आपको 17, 23 और 29 इनका लैसे और मैसे ज्ञात करना है। तो बेटा देखो इसके अंदर 17 का हम आवाज गुणनखंड करते हैं तो 17 ही होता है, और 23 का आवाज गुणनखंड करते हैं तो इसका भी 23 ही होता है, और 29 का आवाज गुणनखंड करते हैं तो बेटा कितना होता है 29 होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये तीनों की तीनों कौन सी संख्या है, आवाज संख्या है। हमने पढ़ा था आवाज संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके अंदर एक का व सम का ही पूरा पूरा भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो कौन संख्या कहलाती है, आवाज संख्या कहलाती है। तो मुझे पता है इसमें एक और आएगा, क्या आएगा बेटा, एक और आएगा, तो हम लिख देंगे बेटा इसका मैसे कितना होगा, मैसे होगा बेटा तीनों में, तीनों का मैसे 1 होगा, लेकिन जो लैसे होगा, लैसे कितना होगा, तीनों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा बेटा, लैसे हो जाएगा। तो तीनों का हम गुणनफल करते हैं तो तीनों का गुणनफल कितना हो जाता है, तीनों का गुणनफल 11, 33, 9। तीनों का गुणनफल क्या हो जाता है बेटा, 11, 33 और 9 हो जाता है। तो हमारा लैसे क्या हो जाएगा बेटा 11,339। उसी प्रकार बेटा हम 8 का आवाज गुणनखंड करते हैं, 2 × 2 × 2 होता है, और 9 का आवाज गुणनखंड करते हैं तो 3 × 3 होता है, और 25 का आवाज गुणनखंड करते हैं तो 5 × 5 होता है। मैंने आवाज गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अब डायरेक्ट करवा रहा हूँ बेटा इसके अंदर। बेटा इसका हम मैसे ज्ञात करते हैं, तो मैसे क्या होता है बेटा, तीनों में कोई कॉमन संख्या आ रही है क्या, नहीं आ रही है, उस कंडीशन में हमेशा मैसे क्या होता है बेटा 1 होता है। लेकिन लैसे क्या होता है, लैसे बेटा वह संख्या जो सबका क्या हो, इसमें कॉमन हो वो भी आती है, नहीं होती है तो सारी संख्या ऐसे कैसे आ जाती है। तो इसमें बेटा कॉमन नहीं है, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। देखो बेटा 2 दूनी का 4, दूनी का 8, 3 24, 24 72, तो ये हो गई बेटा, और 5 25, 25 का गुणा कर लो बेटा, 25 2 50 और 25 5 25 25 7 175, 175 में कितना जोड़ना है बेटा 5 और जोड़ना है, कितनी हो गई 1800। तो आपका लैसे क्या हो गया बेटा 1800 हो गया बेटा। बेटा देखो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन, यदि HCF 306 और 657 का 9 है तो LCM 306 657 का क्या होगा। इसने कहा बेटा आपको जो संख्या दी है, पूर्णांक दिए हैं बेटा, जो इसने पूर्णांक दिए हैं वो 306 और 657 दिए हैं। पूर्णांक कितने दिए, 306 और 657, और इसने कह दिया इनका HCF आपका 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा था इससे पहले, हमारा जो दूसरा सवाल था उसमें पता था हमको कि HCF × LCM बराबर क्या होता है,
पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। हमने ये पढ़ा था कि लैसे इंटू में से बराबर क्या होता है बेटा, पूर्णांकों का गुणनफल होता है। तो एचसीएफ कितना है आपका 9 और एलसीएम आपको बेटा ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। पूर्णांक कितना दे दिया इसने 306 इंटू 657। अब आपको पता है यह संख्या इसके किस में है, गुणा में है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो गुणा में संख्या होती है वो किस में चल जाती है, भाग में चल जाती है। तो बेटा 306 इंटू 657 में बेटा जो 9 है वो कहाँ चल जाएंगे, इसके गुणा में चल जाएंगे। 9 का मैं जब भाग देता हूँ बेटा 306 में, तो 9 तिया 27, कितने बच गए बेटा, 3 बच गए और 36 हो गए। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 34 इंटू 657 हो गया। अब 34 का गुणा 657 से कर लो, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 2 22, 6 चौक का 24 और 2 26, 7 तिया 21, 2 हो गया, 5 ती 15, 15 और 2 17, 6 ती 18 और 1 19। तो आपके कितने हो गए 8, 3, 6 दिन 12 1 13 को 3 हासिल की 1 10 और 2 12, ये हो गए 22। तो आपका एलसीएम कितना हो गया 22 338। आपका एलसीएम कितना हो गया 22 338। देखो बच्चों, अपना प्रश्नावली 1.2 का 5वां सवाल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बेटा 0 पर समाप्त कौन संख्या होती है, वह संख्या जो 2 या 5 में टूट जाती है। किसमें, 2 या 5 में टूट जाती है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो बेटा इसने कहा कोई प्राकृत संख्या है, तो बेटा आंसर देखो इसका, इसने कहा किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। हमने देखा जो संख्या थी आपकी वो क्या थी बेटा, 6 की पावर n। लेकिन जब मैं 6 की पावर n के टुकड़े करता हूं तो 2 इंटू 3 की पावर n, इसमें बेटा आपको कहीं 5 दिख रहा है क्या, 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए बेटा यह क्या होगी, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो मैं लिख सकता हूं 6 की पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, 2 की पावर 3 में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें 2 व 3 के अतिरिक्त, 2 व 3 के अतिरिक्त क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। अतः 6 की पावर n को, 6 की पावर n अंक 0 पर क्या नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा, 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेटा हमें पता है कि 0 पर वही संख्या समाप्त होती है जिसमें 2 और 5 दोनों आते हैं। उतारो बेटा। देखो बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का छठा सवाल ये कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहले हमें पता होना चाहिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें एक विषम के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग चल जाता है भाज्य संख्याएं कहलाती है। और जो भाज्य संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में
टूट जाती है। अब देखते हैं बेटा पहला, इसके अंदर 7 × 11 × 13 प्लस 13 है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर से बेटा 13 कॉमन ले लेता हूँ, तो 7 × 11 प्लस 1 यहाँ पर बच जाता है। फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ बेटा, तो 13 तो इधर हो गया, 7 × 11 करता हूँ तो 77 और 1 78, तो 78 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो 78 का अभाज्य गुणनखंड में देखो बेटा हमने दिया 2 का भाग, 2 का भाग जब 78 में दिया तो कितनी बार गया बेटा 39 बार। 39 में किसका जाएगा बेटा 3 का जाएगा, कितनी बार 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो मैं बेटा इसको कैसे लिख सकता हूँ 13 × 2 × 3 × 13। तो मुझे क्या पता है कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 को 2 × 3 × 13 के स्क्वायर में क्या किया जा सकता है, गुणनखंड किया जा सकता है, गुणनखंड किया जा सकता है, जिसमें क्या है बेटा 2 × 3 × 13 × 13 क्या है अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है। और हम क्या जानते हैं कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें सम व 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग चल जाए। तो इसमें बेटा 2, 3 और 13 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, और ये बेटा देखो अभाज्य संख्याओं में क्या हो रही है टूट रही है, क्या गुणनखंड हो रहे हैं। अतः क्या कह देंगे, अतः यह क्या है भाज्य संख्या है, क्या है बेटा भाज्य संख्या है। अब देखो बेटा अगला इसने क्या कह दिया यहाँ पर 7 × 11 × 13 को तो कर लिया हमने, यहाँ देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, इसको चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो हमने देखा यहाँ पर बेटा 5 क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, जब 5 कॉमन आ रहे हैं तो इसका मतलब अंदर कितने हैं 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ 3 दूनी का 6, 6 चौका 24, 24 दो 48, 24 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छिंग 144 × 7, 7 चौक 28 2 और 7 चौक 28 29 30 हासिल की 3, 7 एकम 7 और 3 10, कितना हो गया बेटा 1008 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ 5 × 1009। तो बेटा मुझे क्या पता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 को इसमें व्यक्त कर सकता हूँ मैं 5 × 1009 में क्या कर सकते हैं हम गुणनखंड कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। हमने व्यक्त कर दिया जिसमें बेटा जिसमें 5 व 1009 क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और हमें क्या पता है वह संख्या जिसे सम का या एक का ही भाग के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भी भाग चल जाता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या कहलाती है। और इसमें बेटा कौन सी पूछ रहा है हमसे भाज्य संख्या, इसमें बेटा 5 का भी जा रहा है 1009 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है और ये संख्या बनेगी उसका भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा अतः यह क्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है बेटा भाज्य संख्या है। देखो बच्चों प्रश्नावली 1.2 का अंतिम क्वेश्चन आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर 7।
देखिए क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इसने कहा एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर कैसा पथ बना हुआ है, वृत्ताकार पथ बना हुआ है, हमने बना दिया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। हमने लगा दिया यहाँ पर, एक सोनिया है उसको चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। मान लेते हैं यहाँ से वो यहाँ तक सोनिया चक्कर लगा रही है, तो उसको कितना समय लग रहा है, 18 मिनट का समय लग रहा है। फिर कह रहे हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसके साथ एक रवि और है बेटा, रवि को चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का लग रहा है। यानी रवि भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसको कितना लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। और क्या कह रहे हैं, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर यानी इसी स्थान से दोनों क्या करते हैं, भगना प्रारंभ करते हैं। और वह एक ही समय पर यानी समय भी एक ही है, और प्रारंभ करके एक ही दिशा में यानी सब दोनों के दोनों इसी दिशा में क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय पश्चात वह पुनः दोबारा मिलेंगे। पहले आप इसको समझो। सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है और रवि 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। तो सोनिया जब 18 मिनट में 12 मिनट में चक्कर लगाएगी तो रवि वापिस यहाँ पर आ जाएगा 12 मिनट पश्चात। लेकिन सोनिया 18 मिनट में यहाँ पहुँचती है, इसका मतलब सोनिया कम से कम यहाँ के समथिंग होगी, यहाँ पर होगी कम से कम। इसका मतलब यही है, क्योंकि 18 मिनट में लगा रही तो 9 मिनट में आधी होगी, 6 मिनट में यहाँ तक पहुँचेगी ये। तो इसका मतलब रवि कहाँ करेगा, जब ये 18 मिनट होगी तो रवि यहाँ हो जाएगा और सोनिया यहाँ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि समय तो 18 मिनट से ज़्यादा लग रहा है। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को, सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय, कितना समय लग रहा है बेटा, 18 मिनट लग रहे हैं बेटा। लेकिन जो रवि द्वारा चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है बेटा, 12 मिनट का लग रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी दिए गए मान से ज़्यादा मान निकालना हो तो हम क्या ज्ञात करते हैं बेटा, इसका लैसे ज्ञात करते हैं। और दिए गए मान से कम का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या ज्ञात करते हैं बेटा, में से ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है 18 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, तो इसका मतलब क्या ज्ञात करेंगे, लय से ज्ञात करेंगे। तो बेटा हमने किया 18 का आवाज गुणनखंड करेंगे। तो 18 बेटा देखो 2 3 3 3 3 9 9 दूनी 18। और बेटा 12 का देखो बेटा 2 × 2 × 3 3 दूनी का 6 6 दूनी का 12। तो बेटा इसका क्या निकालना है, हमको लैसे निकालना है। लैसे बोले तो लघुत्तम समावर्त है। लैसे में क्या होता है, जो अधिकतम हो, अधिकतम कितने हैं, 2 है। और 3 कितने हैं बेटा, 2 है बेटा। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी के 4 4 × 12 12 × 12 36। तो टोटल कितना मिनट लगेगी बेटा, 36 मिनट के पश्चात दोनों आपस में पुनः प्रारंभ हुए स्थान पर मिल जाएंगे। उतारो बेटा। और इस तरीके के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा सवाल देखने के लिए, और आपको अच्छी से अच्छी तरह से मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा बेटा।